So good morning everyone. Today we are starting with one of an important hormone in plant physiology which is jasmonic acid. jasmonic acid. ठीक है, तो jasmonic acid थोड़ा सा मतलब हमारा जो इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये तो हम स्टडी कर लेते हैं। पर उसके अलावा हमने ऑब्जर्व किया कि CSIR में जस्मोनिक एसिड के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो इट मीन्स कि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा स्टडी करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जस्मोनिक एसिड है क्या, एक स्टोरी के जैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये थोड़ा सा आपको रिलेटेबल भी लगे और एक एक्स्ट्रा बर्डन ना लगे कि उन मेन हार्मोन्स के अलावा आपको एक और चीज़ पढ़नी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये लगता था जस्मोनिक एसिड की थोड़ा सा क्या आप 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कर जाओ वो बहुत है, बट द थिंग इज़ कि CSIR उन्हीं चीज़ों को टारगेट कर रहा है जो चीज़ हम छोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स वो पूछता ही है, पर उसके साथ साथ जो चीज़ हम निगलेक्ट कर देते हैं उनके ऊपर भी वो फोकस करके क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, तो जस्मोनिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन बोल देते हैं। जैसे कि हमने किया कि इथाइलिन भी एक स्ट्रेस हार्मोन की कैटेगरी में आ जाता है, सैलिसिलिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन की कैटेगरी में आ जाता है, वैसे ही जस्मोनिक एसिड भी एक स्ट्रेस हार्मोन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अब उसके अलावा हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जस्मोनिक एसिड का कैसे स्टार्ट हुआ था, हम वो सब देखेंगे। तो हुआ क्या था कि 1990s की कुछ बात है और 1990s में वो कुछ टोमेटो के ऊपर देख रहे थे कि जो हमारा स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स है इन्वायरमेंट का, कि स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्सेज में जो टोमेटो का प्लांट है वो कैसे एक्ट करता है। तो उस स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्सेज के टाइम जब हमने टोमेटो के इस प्लांट को ऑब्जर्व किया था, वैसे ही हम अरेबिडोप्सिस जो है वो भी एक मॉडल ऑर्गेनिज्म लेकर चलते हैं जस्मोनिक एसिड की स्टडी के लिए। तो इन दोनों में देखा गया था कि स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्सेज के टाइम जो हमारा जस्मोनिक एसिड है वो एक्टिवेट हो रहा था। ठीक है, अब जो इसकी IUPAC नेम है, अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं जो कि आपको मिल सकता है इन केस ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज पेंटेनाइल साइक्लोपेंटेन एसीटेट। सो दिस इज अ IUPAC नेम ऑफ दिस जस्मोनिक एसिड। ठीक है, अब ये करता क्या है, जब भी स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्सेज होते हैं, अब स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है, कोई मैकेनिकल स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि कोई इंसेक्ट उसको खाने के लिए आ गया, उस टाइम वो क्या है ना रिस्पॉन्स देगा, कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बाहर से आ गया, तो उस टाइम पे जस्मोनिक एसिड का जो रोल है वो देखने को मिलता है। अब जस्मोनिक एसिड को जैस्मीन से हमने देखा था कि जैस्मीन में हमारे पास जो वॉलेटाइल कंपाउंड देखा गया था, इसेंशियल ऑयल में पाया गया था, दैट वाज जस्मोनिक एसिड। अब इसका क्या मतलब, जब हम जैस्मीन के प्लांट के अराउंड रहते हैं तो हमें उसकी एक अलग सी एसेंस आती है, अलग सा ऑर्डर आता है ना, अलग सी खुशबू आती है, फ्रेगनेंस आती है। तो वो फ्रेगनेंस किस वजह से होती है कि वहाँ पे इसेंशियल ऑयल में एक कॉन्स्टिट्यूएंट देखा गया था जस्मोनिक एसिड, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट का बाद में रोल पता किया गया था कि डिफेंस में स्ट्रेस के टाइम पे इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है कि जो प्लांट की सर्वाइवल है, द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स मेनली डेवलप, कोई भी प्लांट है ना, उसकी जो भी सर्वाइवल है कि वो आगे जिंदा रहेगा या फिर नहीं रहेगा, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेस के अगेंस्ट कैसे सिग्नलिंग करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इस स्ट्रेसफुल टाइम के अंदर कौन सी सिग्नलिंग एक्टिवेट हो रही थी, जस्मोनिक एसिड की जो सिग्नलिंग थी वो इस टाइम पे एक्टिवेट हो रही थी। अब इसी सिग्नलिंग के बारे में हमने थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो ये हमने किया कि 1990s में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिसमें हमें पता लगा था कि कैसे है ना जो जस्मोनिक एसिड है वो सिग्नलिंग में रोल प्ले करता है डिफेंस वाली, कैसे ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को रिकग्नाइज करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द जस्मोनिक एसिड। अब जस्मोनिक एसिड जो है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। अभी एसिड की फॉर्म में तो प्लांट में देखा नहीं गया था, तो इसकी कुछ फॉर्म्स हैं और उन फॉर्म्स को हम नेम दे देते हैं जैस्मोनेट। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है जैस्मोनेट्स है तो उन कैटेगरी में हमारे पास एक नेम आता है, दैट इज मिथाइल जैस्मोनेट।
अब मिथाइल जैस्मोनेट हमारे पास क्या है? मिथाइल जैस्मोनेट जो है वो एक फॉर्म है जैस्मोनिक एसिड की। हमने बोला था ना कि वॉलेटाइल फॉर्म होती है ये, कि जब हमने जैस्मिन के फ्लावर्स में ऑब्जर्व किया था तो वो जो वॉलेटाइल फॉर्म थी वो क्या थी? वो मिथाइल जैस्मोनेट की फॉर्म में थी। जब भी आप जैस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग पढ़ोगे आपको देखने को मिलेगा कि वो जैस्मोनिक एसिड मिथाइल फॉर्म में देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो जैस्मोनिक एसिड एंड इट्स मिथाइल ईस्टर दैट इज मिथाइल जैस्मोनेट आर द naturally occurring regulators in plants. They are the naturally occurring regulators in case of the plant, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जैस्मोनिक एसिड का हमने बोला कि मिथाइल जैस्मोनेट। अब इसकी एक और फॉर्म देखने को मिलती है दैट इज जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन। ये भी आपको एक फॉर्म जैस्मोनिक एसिड की देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब कि पहले तो हमारे पास जैस्मोनिक एसिड ही होता है, उसके बाद उस जैस्मोनिक एसिड को जैस्मोनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब वो जैस्मोनेट की फॉर्म मिथाइल जैस्मोनेट भी हो सकती है, वो हमारी जैस्मोनेट की फॉर्म जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन भी हो सकती है। तो ये जो दोनों फॉर्म्स है, मतलब इन फॉर्म्स में जो जैस्मोनिक एसिड है वो हमारे अंदर वर्क करता है। मतलब जब भी पैथोजन अटैक हो गया, हर्बीवोरी हो गई, उस टाइम ये जो हमारे जैस्मोनेट्स हैं, ये जैस्मोनेट्स आगे हमारी सिग्नलिंग को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं कि क्या क्यों कर रहे हैं हम, है ना, कि क्या इसका सारा है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि दो इसकी फॉर्म हो गई और इन दोनों फॉर्म्स को हम क्या बोल देते हैं? जैस्मोनेट्स बोल देते हैं। जैसे कि ये जैस्मोनेट्स हैं और ये दोनों जो जैस्मोनेट्स हैं वो हम मेनली प्राइमरली सारे प्लांट्स में ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे एक और जैस्मोनेट की कैटेगरी है अरेबिडोप्सिस में भी जो पाई जाती है, ठीक है। तो पहले हम केस स्टडी करने जा रहे हैं टोमेटो की, केस स्टडी ऑफ टोमेटो। बेसिक समझते हैं कि क्यों इस सारी चीज़ों का रोल देखा गया था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि टोमेटो के ऊपर जब पैथोजन अटैक हुआ, इंसेक्ट अटैक हुआ, पैथोजन अटैक लगा लो, हर्बीवोरी लगा लो, तो वहाँ पे एक कंपाउंड था सिस्टामिन। सिस्टामिन आप आगे जाके क्वेश्चंस में भी देखोगे। जो सिस्टामिन है ना, ये 18 अमाइनो एसिड का कंपाउंड है। और उन्होंने देखा कि जब भी ये पैथोजन अटैक हुआ था तो हमें एक सिस्टामिन जो है वो देखने को मिला था विच इज़ ऑफ 18 अमाइनो एसिड, राइट। तो ये जो सिस्टामिन था इसने एक रिस्पॉन्स को जनरेट किया और वो रिस्पॉन्स क्या था कि यहाँ पे कुछ मैकेनिकल डैमेज हो रही है। फिर ये सिस्टामिन ने क्या किया, ये सिस्टामिन ट्रांसपोर्ट हुआ थ्रू एपोप्लास्ट, आप लगा लो एपोप्लास्ट के थ्रू गया, अपने रिसेप्टर के साथ ये सिस्टामिन बाइंड हुआ और बाइंड होने के बाद इसने क्या किया, इसने एक्टिवेट की जैस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग। अब जब जैस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग एक्टिवेट हो जाएगी तो जो भी रिस्पॉन्स हमारे प्लांट ने देना होगा उस रिस्पेक्टिव पैथोजन अटैक के लिए वो देना शुरू कर देगा। तो यहाँ से हमें पता लगा कि पैथोजन अटैक के टाइम पे हमने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हुए, उन मॉलिक्यूल्स ने आगे जैस्मोनिक एसिड को एक्टिवेट किया। ऐसे ही ये तो हमने टोमेटो में ऑब्जर्व किया था, ऐसे ही एक केस हमारी अरेबिडोप्सिस में भी देखी गई थी। वहाँ पे हमारे पास सिस्टामिन का एनालॉग ऐसे ही जो हार्मोन था वो कौन सा था, ऐसे ही सॉरी जो कंपाउंड था दैट वाज ATPEP1 और ये वाला भी क्या एक्टिवेट कर रहा था, जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग एक्टिवेट कर रहा था। तो ऐसे हमें पता लगा कि जैस्मोनिक एसिड को ही आगे जाकर उन्होंने एक्टिवेट करना है, कि इसका रोल यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आ जाती है हमारी केस स्टडी की, कैसे हमारा ये सब कुछ होता है ना। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी, वेट अ मिनट, नेक्स्ट अब हम इसकी करेंगे अबाउट द कि कैसे ये बन रहा है, ठीक है। तो दैट इज जैस्मोनिक एसिड बायोसिंथेसिस, जैस्मोनिक एसिड बायोसिंथेसिस। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैस्मोनिक एसिड की बायोसिंथेसिस 3 अलग अलग जगह पे देखी जाती है। तो जैस्मोनिक एसिड को हम क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व होगा इसमें, उसके अलावा इसमें परऑक्सीजोम इन्वॉल्व होगा और उसके अलावा इसमें दैट इज़ योर साइटोप्लाज्म भी इन्वॉल्व होगा।
तो ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी जैस्मोनिक एसिड की बायोसिंथेसिस में, ठीक है। हर एक जगह पे डिफरेंट जो मॉलिक्यूल होगा वो सिंथेसाइज होगा। अब उसके अलावा प्रिकर्सर की बात करें कि जैस्मोनिक एसिड का प्रिकर्सर कौन होता है, तो इसके प्रिकर्सर्स फैटी एसिड्स होते हैं। इसका प्रिकर्सर फैटी एसिड है। अब फैटी एसिड में भी आपको याद होगा, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जो कि हमारा एक फैटी एसिड है, इंपॉर्टेंट फैटी एसिड है। तो इससे हमारी जो जैस्मोनिक एसिड है इसकी जो सिंथेसिस है वो प्रोसीड करती है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारा क्या करना है, हमने इन तीनों में देखना है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होगा, ठीक है। ये भी आपको पता है कि ये हमारा कौन सा एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होगा, फिर हमारा साइटोसोल में क्या होगा, ठीक है। ये सारा हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला वाला पार्ट कि क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्या होगा, दूसरा वाला पार्ट कि हमारा पेरोक्सीसोम में क्या होगा, और तीसरा फिर देखेंगे कि हमारा साइटोप्लाज्म में क्या प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि जो भी आपका ये जो लिनोलेनिक एसिड है इसको लिया जाता है और इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में जब हमारा इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, लिनोलेनिक एसिड से हम एक कंपाउंड बनाते हैं, लेट मी यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ कि क्लोरोप्लास्ट में हम क्या करते हैं, हम OPDA बनाते हैं। OPDA हम आगे देखेंगे कि क्या होता है क्लोरोप्लास्ट की, जब हम सिंथेसिस में देखेंगे। तो इस OPDA को फिर ट्रांसफ़र किया जाता है पेरोक्सीसोम में थ्रू ABC ट्रांसपोर्टर्स, और ये OPDA जब पेरोक्सीसोम में जाता है तो वहाँ पे भी इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद जो मैंने आपको जैस्मोनेट्स बोला, डिफरेंट जैस्मोनिक एसिड की फॉर्म बोली, वो सारी यहाँ पे होती है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशन होती है आपके जैस्मोनिक एसिड की, ठीक है। और वो केमिकल मॉडिफिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है, दैट इज जैस्मोनिक एसिड रेजिस्टेंस 1। डिटेल में देखते हैं कि किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं। Whenever you are watching this video, ट्राई कि आप साथ साथ में नोट्स बनाएं, बिकॉज नोट्स बनाने का एक थोड़ा सा साइंटिफिक रीज़न भी आ जाता है कि whenever you study, एक बार तो आप सुनते हो, एक बार आप लिखते हो, और उसके बाद जब आप रिवाइज करते हो तो वो चीज़ अलग से आ जाती है। सो लाइक दिस हम बोल सकते हैं कि नोट्स बनाते टाइम आप 2-3 बार तो वैसे ही रिवाइज कर लेते हो। सो ट्राई मेकिंग नोट्स साथ साथ में, ठीक है। बाकी आप 2x वगैरह पे करके तो सुनते ही होगे, तो आपको थोड़ा सा इजी रहता होगा, ठीक है। तो नाउ वी विल सी कि क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्या चलेगा और पेरोक्सीसोम में हमारा क्या चलेगा, पेरोक्सीसोम में क्या चलेगा, और हमारा साइटोसोल में क्या चलेगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम एंड योर साइटोसोल। तो क्लोरोप्लास्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले हमारा एक्टिवेट होगा मेम्ब्रेन लाइपेस। अब मेम्ब्रेन लाइपेस का क्या मतलब हुआ, अब ये तो आपको पता ही है कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सेपरेट करेगा, ये जो लाइपेस है वो क्या करेगा, ये लाइपेस एक्सट्रैक्ट करेगा जो आपको चाहिए, दैट इज अल्फा लिनोलेनिक एसिड। तो ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड को बाहर निकालेगा, ये जो आपका लाइपेस है। फिर इसके ऊपर होगी ऑक्सीडेशन। अब मैंने क्या नेम लिखा है, लिपो ऑक्सीजनेस। ऑक्सीजनेस क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो ये जो आपका अल्फा लिनोलिक एसिड है, ये लिपो ऑक्सीजनेस की प्रेजेंस में, मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 13 हाइड्रो पेरोक्सी लिनोलेनिक एसिड में। So now it gets converted to 13 hydroxy
हाइड्रोपेरोक्सी लिनोलेनिक एसिड, मतलब ये पेरोक्सीजोम की किसी फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पेरोक्सीजोम की किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद इसके पास आएगा AOS। AOS इज एलिन ऑक्साइड सिंथेज। अब ये एलिन ऑक्साइड सिंथेज क्या करेगा, इस 13 हाइड्रोक्सी पेरोक्सी लिनोलेनिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा 12-13 इपॉक्सी लिनोलेनिक एसिड। देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ खास नहीं हो रहा है, यहाँ पे जस्ट रीअरेंजमेंट हो रही थी। यहाँ पे 13th वाली पोजीशन पे था, यहाँ पे 12th और 13 दोनों पोजीशन पे ऑक्सी आ गया। तो ये हमारा कुछ एज सच डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रीअरेंजमेंट हो रही है। ये जो एलिन ऑक्साइड सिंथेज है, ये जो लिपोऑक्सीजनेज है, ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा रीअरेंजमेंट कर रहा है, ठीक है। तो एट द एंड अब हमारे पास क्या है, 12-13 इपॉक्सी लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। अब मैंने बोला था कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पे क्या बनता है, OPDA बनता है। OPDA एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद हमारा आएगा, अब इसके बाद इसकी होगी साइक्लाइजेशन। तो एलिन ऑक्साइड साइक्लेज आएगा और ये एलिन ऑक्साइड साइक्लेज इस इपॉक्सी लिनोलेनिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा इनटू 12-ऑक्सो 10-15 फाइटो डाइइनोइक एसिड। क्वाइट स्केरी बट इट्स ओके, वी कैन गेट थ्रू इट। So 12-ऑक्सो 10, दिस इज योर ऑक्सो 10-15 फाइटो डाइइनोइक एसिड, ठीक है। तो इसमें ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हमारा OPDA बन गया, इसका मतलब हमारा क्लोरोप्लास्ट का काम तो जी हो गया। तो अब ये सारा प्रोसेस किस में जाएगा, अब ये सारा प्रोसेस पेरोक्सीजोम में जाएगा। अब पेरोक्सीजोम में जाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर होता है, दैट इज ABC ट्रांसपोर्टर। जो ABC ट्रांसपोर्टर्स होते हैं हमें पता है उनका हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो ABC ट्रांसपोर्टर ने क्या ट्रांसपोर्ट किया, इस OPDA को आपके ABC ट्रांसपोर्टर के थ्रू पेरोक्सीजोम में लाया गया। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारा OPDA आ चुका है, ठीक है। अब ये OPDA के ऊपर एक्ट करेगा, इस OPDA के ऊपर एक्ट करेगा 12-ऑक्सो PDA रिडक्टेस। तो जब 12-ऑक्सो PDA रिडक्टेस इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा 2-ऑक्सो 2-सिस 2 पेंटेनाइल साइक्लोपेंटेन। अब क्या आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है? अब देखिए, जब हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी जो फॉर्म है, जो इसका IUPAC नेम है, वो क्या था, डैट वाज 3-ऑक्सो 2-2-सिस पेंटेनाइल साइक्लोपेंटेन 1 एसिटिक एसिड, वो था हमारा नेम। तो अब इसी में ये कन्वर्ट हो गया साइक्लोपेंटेन 1 ऑक्टेनो एसिड, ठीक है। तब हमारे पास ये फॉर्म मिल गई है। अब इसकी होगी बीटा ऑक्सीडेशन। अब बीटा ऑक्सीडेशन में क्या है कि हम कार्बन्स को तोड़ते होते हैं, छोटा छोटा और छोटा कर देते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो फॉर्म मिलेगी डैट विल बी 1-आइसोजेस्मोनिक एसिड। इसके बाद हमें मिलेगा 1-आइसोजेस्मोनिक एसिड, ठीक है। सो व्हाट वी हैड कि क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ, दोबारा से इसको थोड़ा इजी करते हैं। कोई मेम्ब्रेन लाइपेस आया, उसने हमारे फॉस्फोलिपिड में से किसको खींच लिया, अल्फा लिनोलिक एसिड को खींच लिया। सबसे पहला प्रोसेस में हमने क्या किया, सबसे पहला प्रोसेस हमने किया ऑक्सीडेशन। जब मैंने लिपोऑक्सीजनेज से इसकी ऑक्सीडेशन की तो मेरे पास 13 हाइड्रोपेरोक्सी लिनोलिक एसिड बन गया। क्या लगाना लिनोलिक एसिड में, पेरोक्सीजोम ही बन जाते हैं जब ऑक्सीडेशन वगैरह हम करते रहते हैं, है ना। तो आपके पास पेरोक्सीजोम बन गया, आपने इतना वो कर लेना कि चलो पेरोक्सीजोम बन गया। फिर हमारा एलिन ऑक्साइड सिंथेस आएगा जो हमारी रीअरेंजमेंट करवा रहा है, 12 और 13 पे आ गया, चलो। फिर साइक्लेस आएगा जो साइक्लाइजेशन करवा रहा है। तो पहले हमारी क्लोरोप्लास्ट में क्या हुई, पहले हमारी ऑक्सीडेशन हुई, फिर हमारी रीअरेंजमेंट हुई, और रीअरेंजमेंट के बाद हमारा क्या हुआ, साइक्लाइजेशन हुई। और साइक्लाइजेशन और सिंथेस में किसका रोल है, एलिन ऑक्साइड का रोल है। तो पहले एलिन ऑक्साइड ने सिंथेस का रूप ले लिया,
फिर उसने साइक्लेज का रूप ले लिया, और एट द एंड हमें क्या चाहिए था, OPDA चाहिए था, वो हमारे पास बन गया। इस OPDA को ABC ट्रांसपोर्टर कहाँ पे लेकर गया, पेरोक्सिसोम में लेकर गया, और यहाँ पे रिडक्टेज की प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट किया गया 2-ऑक्सो 2-सिस 2-पेंटेनाइल साइक्लोपेंटेनाइल 1 एसिटिक एसिड में, ठीक है, जो कि हमारी जस्मोनिक एसिड की मेन IUPAC नेम है। फिर उसके बाद इसकी क्या हुई, बीटा ऑक्सीडेशन हुई। जब इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो हम इसको छोटा छोटा करेंगे, हमने इसको और सिंपलर 7 आइसोजस्मोनिक एसिड की फॉर्म में ले लिया। अब ये जो 7 आपका जस्मोनिक एसिड है ये आगे जाएगा आपका साइटोसोल में, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो जस्मोनिक एसिड अब आपका साइटोसोल में